हाँ, तो बेसिक बेसिक अगर आपका क्लियर है तो मैं थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे चलूँगा, है ना? हालाँकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में भी फंक्शंस आते हैं एंड रिलेशन फंक्शन आते हैं, है ना? हाँ, रिलेशन फंक्शन। हुँ, लेकिन अपन जेईई अभी स्टार्ट करेंगे एकदम बोर्ड लेवल से, है ना? और फिनिश करेंगे जेईई एडवांस लेवल पे, ठीक है? किसी भी चैप्टर को, तो उसमें टाइम थोड़ा-सा लगेगा, ठीक है? और बीच-बीच में आप बता देना कि सर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये भी चैप्टर है या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो भी चैप्टर है, तो उसको भी अपन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो एक क्लास में फिनिश कर लेंगे, ठीक है? तो रिलेशन वर्सेस फंक्शन को समझते हैं कि मोटे तौर पे रिलेशन और फंक्शन में हल्का सा डिफरेंस है ना? वो डिफरेंस क्या है? बताइए, है कुछ पता आपको? तो रिलेशन क्या होता है बेसिकली, है ना? कि कोई भी सेट ए है, ठीक है? और सेट ए में कुछ भी एलिमेंट हैं लाइक 1 2 3, और कोई भी सेट बी है, सेट बी में भी कोई एलिमेंट है ए बी सी डी। दिस इज कॉल्ड एरो डाइग्राम। पता है ना आपको, है ना? एरो डाइग्राम। आवाज है बच्चा? हेलो, 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 माइक टेस्टिंग। नहीं है आवाज? आवाज नहीं है? नेटवर्क इशू? हेलो, 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3। नेटवर्क इशू? हाँ, 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 गायब हो गए थे आप। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। अब नेटवर्क इशू है क्या आपका? हेलो अनुष्का। अब ठीक है? हेलो। ओके, ठीक है। तो मैं रिलेशन और ओके, 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 मैं रिलेशन और फंक्शन को एरो डायग्राम से दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है इसको समझते हैं पहले एक बार, ठीक है? कोई भी सेट ए है और कोई भी सेट बी है, इस टाइप से। सेट ए में अपने पास 1 2 3 कोई एलिमेंट है और सेट बी में ए बी सी एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो रिलेशन बेसिकली क्या होता है ना? कि रिलेशन तो सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कोई भी एलिमेंट आप उठा लो वो रिलेशन बन जाता है। कहने का मतलब ए जो है वो वन को भी कनेक्ट करेगा, ए जो है वो बी को भी, और ए जो है वो सी को भी, ऐसा। तो ये अगर ऐसा भी हो गया ना ये एरो डायग्राम, तो ये एक रिलेशन है ना? रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं है, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली रिलेशन आर को कैसे लिखते हैं अपन? ऐसे लिखते हैं 1 बी, है ना? यानी कि वन जो है वो ए को एसोसिएट कर रहा है तो 1 ए, फिर वन जो है वो बी को एसोसिएट कर रहा है तो 1 बी, फिर आपका 3 जो है वो सी को एसोसिएट कर रहा है तो 3 सी। ये एक रिलेशन हो गया, है ना? और फंक्शन में क्या होता है इस बातों पे ध्यान देना, कि फंक्शन अगर इस ए को कनेक्ट कर रहा है और अगर ये बी को भी कनेक्ट कर दिया, ये वन जो है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है ये बात? राइट? ये फिर फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। वेरी गुड। सेम प्री इमेज नहीं हो सकता है, यूनिक एसोसिएशन होने चाहिए। तो ये एक फंक्शन होगा, और फंक्शन को आप एफ से मोटे तौर पे रिप्रेजेंट करते हो। तो ये क्या हो गया बेसिकली? 1 ए हो गया, फिर 2 बी हो गया, फिर 3 सी हो गया। तो ये एक फंक्शन है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है ना? अगर मैं ऐसे लिख दूं कि क्या ये एक फंक्शन है, तो नहीं, ये एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है? और हर एक फंक्शन, हाँ, हर एक फंक्शन एक रिलेशन हो सकता है ना? ये जो फंक्शन है अपने पास 1 ए, 1 2 बी और 3 सी, ये एक रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। लेकिन हर एक रिलेशन एक फंक्शन नहीं हो सकता है ना? इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? तो बेसिकली रिलेशन फंक्शन में ये बेसिक सा डेफिनेशन, बेसिक सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं फंक्शन के डेफिनेशन पे कि बेसिकली फंक्शन का डेफिनेशन कहता क्या है ना? तो डेफिनेशन दो टाइप से इसके, बहुत बहुत अलग अलग टाइप से इसके डेफिनेशन होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे ये समझ लीजिए ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी यूजफुल है और जेई के लिए भी,
कि अगर कोई सेट ए है और सेट बी है और वो फंक्शन कहलाएगा, तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, राइट, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट का मतलब ये हो गया, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, है ना। इन दोनों बातों को, है ना, डेफिनेशन से ज्यादा आपको समझना होगा कि अगर सेट ए है अपने पास और सेट बी है, ठीक है, सेट ए में कोई एलिमेंट लाइक 1 2 3 4, कोई भी एलिमेंट, और इसमें आपका ए बी सी डी ई, मोटे तौर पे आप समझो कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट, है ना, ये जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी ए इज एसोसिएटेड विथ सम एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि हर एक एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए, राइट, या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, गॉट इट। और सेकंड पॉइंट कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। यूनिक इमेज का ये मतलब होता है कि अगर कभी भी, इसमें बच्चों को मोस्टली कंफ्यूजन होता है, तो मैं कहता हूं ना, सेट ए वाले को आप समझ लो टाइम, है ना, ठीक है, सेट ए को आप समझ लो टाइम और सेट बी को आप समझ लो डिस्टेंस, राइट। कहने का मतलब, आप 1 बजे ना एक पर्टिकुलर जगह पे थे या पर्टिकुलर डिस्टेंस पे थे, तो आप 2 बजे भी उसी जगह पे हो सकते हो, 3 बजे पे किसी दूसरे और 4 बजे पे किसी तीसरे जगह पे हो सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, है ना, ऐसा मैं इसी डायग्राम में एक ड्रॉ कर दूं कि अगर ऐसा हो जाए कि मैं इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैं 2 बजे एक जगह पे भी था और 2 बजे दूसरे जगह पे भी था, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सुपरमैन तो हूं नहीं, है, समझ रहे हो ना। तो हमेशा जब भी आपको ये सेकंड वाला पॉइंट है, उसको याद रखने के लिए हमेशा आपको ये टाइम और डिस्टेंस को सोचना करके चलना चाहिए, है ना। और यूनिक एसोसिएशन का यही मीनिंग हो गया, जिसमें कि कोई भी 2 बार नहीं आना चाहिए, है ना। 1 2 को कर सकता है और सारे एलिमेंट ए को कर सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता है। और सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें समझना कि सेट ए के ऑल एलिमेंट को, सेट ए में जो भी एलिमेंट है उस सभी एलिमेंट को कहा जाता है ना, डोमेन। क्या कहा जाता है बच्चों? डोमेन। और सेट बी के ऑल एलिमेंट को कहा जाता है कोडोमेन। क्लियर है ये 2 वर्ड? और जो जो एलिमेंट एसोसिएट हुए हैं, तो वह ए है, सी है और डी है, राइट। तो इन ए को, सी को और डी को कहा जाता है रेंज, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोडोमेन ना, रेंज जो होता है ना, वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है, यानी कि जो कोडोमेन है ना, उसी के, उसी में से कुछ एलिमेंट रेंज बनते हैं, या सारे एलिमेंट भी रेंज बन सकते हैं, नो इशू। क्लियर है? तो आप एरो डायग्राम से पहचान लो कि कोई भी फंक्शन है या कोई भी फंक्शन नहीं है। एरो डायग्राम पहचानना भी एक काम है ना। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ऐसे 4 फंक्शन का एरो डायग्राम लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4, और इधर हमने दे दिया 5 6 7 8, और ऐसे ही मैं कोई दूसरा, आप भी नोट कर लो ताकि आप फंक्शन और नॉट फंक्शन का आइडिया लगा पाओ, है ना। और अगर फंक्शन होगा, ठीक है, तो उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, उस फंक्शन का रेंज क्या होगा, उस फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा, इस बातों पे भी हम लोग फैसला करेंगे। चलो 4 ऑप्शन हमने दे दिया, मतलब 4 नॉट ऑप्शन, 4 एग्जाम्पल, कि जिसमें आपको बताना है कि इन चारों में कौन कौन फंक्शन है और कौन कौन फंक्शन नहीं है। जब तक मैं एरो डायग्राम नहीं ड्रॉ करूं तब तक बताना मुश्किल है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब मैं एरो डायग्राम, हाँ नो प्रॉब्लम, हो सकता है, मैंने सोचा, ठीक है। तो ये इसको एसोसिएट किया, ये इसको एसोसिएट, ये इसको एसोसिएट किया, ये इसको एसोसिएट किया, ठीक है, ये इसको और ये इसको, ये भी इसको, ये भी इसको, ठीक है,
ये इसको, और ये इसको, और ये इसको, और ये इसको एसोसिएट किया, ये इसको, थ्री वाले सी को, ये इसको, है ना। और बस इतना है। बताइए फर्स्ट क्या लगता है, फंक्शन है या नहीं है, फर्स्ट वाला एग्जांपल। यस, इट इज अ फंक्शन, है ना। यह एक फंक्शन है। और अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज और कोडोमेन आपको दिख रहा है। वेरी गुड। सेकंड बताइए फंक्शन है या नहीं। ए को एसोसिएट कर रहे हैं, हाँ। बताइए। यस, बिल्कुल सही, ये भी है एक फंक्शन। वेरी गुड। थर्ड बताइए फंक्शन है या नहीं। रीजन। हाँ वो तो। हम्म। तो सेकंड में भी तो वही था। हम्म। यानी वन जो था वो ए को एसोसिएट कर रहा था, टू बी ए को, थ्री बी ए को, फोर बी ए को। और यहाँ भी तो वैसा ही है, ए भी वन को एसोसिएट कर रहा है, बी भी वन को, सी भी वन को। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। नहीं समझे प्रॉब्लम। क्योंकि इसमें डी वाला एलिमेंट खाली है सर, है ना। डी किसी को एसोसिएट नहीं कर रहा है ना। ये ऐसा समझिए कि आप अलग अलग टाइम पे, है ना, मैं हमेशा बोल रहा हूँ टाइम से, आप अलग अलग टाइम पे एक जगह पे हो सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप एक ही टाइम पे दो अलग अलग जगह नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ये जो तीसरा एग्जाम्पल है ये एक फंक्शन नहीं है, और उसका बस एक रीजन है कि डी किसी को एसोसिएट नहीं कर रहा है ना। अब पांचवा एग्जाम्पल आप ये देखो कि अगर हमने कभी ऐसा दे दिया है ना, वन टू थ्री फोर, ये कोई एक सेट ए है, और कोई सेट बी है जिसमें कि अपने पास ए बी सी डी है ना। तो ये इसको एसोसिएट किया, वन जो है वो ए को एसोसिएट किया, ये इसको एसोसिएट किया, और ये इसको भी एसोसिएट कर लिया, और ये इसको, और ये इसको। अब बताओ पांचवा नंबर फंक्शन है या नहीं। यस और नो में जवाब देना है। क्यों, रीजन पता चला। टू के वजह से, हाँ। हाँ, हाँ वेरी गुड। तो ये ए और सी दोनों को एसोसिएट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अब आपको क्लियर हुआ, और इसका रीजन यही कि आप एक टाइम पे दो जगह पे नहीं हो सकते, है ना। तो ये एक फंक्शन नहीं है ना। चौथे पे आते हैं, चौथा बताइए फंक्शन है क्या। हाँ, ये फाइव जो है ना वो किसी से एसोसिएटेड नहीं है, तो नो, ये भी एक फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन का बस दो ही बात तो है कि सेट ए में जिधर से एरो निकला है ना। अब ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं इन्वर्स करूंगा ना फंक्शन का, तब मैं आपको बोलूंगा कि फंक्शन को वन वन ऑन टू होना चाहिए। तो वन वन ऑन टू क्यों होना चाहिए, उसका लॉजिक आपको मिलेगा इस डेफिनेशन से, है ना। तो इसलिए ये सब बहुत जरूरी है कि सेट ए यानी जो पहले है वो सेट ए है, और जो बाद में वो सेट बी है, तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, है ना। ये क्लियर है। वेरी गुड। तो सबसे पहले ये एरो डायग्राम से आप किसी भी फंक्शन और फंक्शन नहीं होने के रूल को समझना। आवाज है। ठीक है। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके हैं, एरो डायग्राम है। लेकिन एरो डायग्राम में प्रॉब्लम क्या था ना, ग्राफिकल अप्रोच है ना। ग्राफिकली आपको पता है किसी फंक्शन को कैसे पहचानते हैं, ग्राफ से। हम्म। अगर मैं कोई भी ग्राफ दे दूं, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कुछ आपके सामने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, और ये ग्राफ एक है, दूसरा ऐसा हमने ड्रॉ कर दिया, तीसरा,
बताइए इसमें से कौन फंक्शन का ग्राफ है और कौन फंक्शन का ग्राफ नहीं है। हम्म। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बताइए कौन, ये पहला फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। फंक्शन है, दूसरा बताइए। नो आइडिया। आइए इसी बातों को समझते हैं, इसको कहते हैं अपन वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट है ना। एक लाइन आप ड्रॉ करो वर्टिकली और ग्राफ को एक ही जगह पे कट करनी चाहिए, एक ही इंटरसेक्शन होने चाहिए, है ना। तो वन इंटरसेक्शन पॉइंट, तब आपका वो ग्राफ कहलाएगा, है ना, फंक्शन का, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो ये देखिए, एक एक्स की जगह पे आप एक ड्रॉ किए तो एक ही वाई मिला, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा, तो यस ये फंक्शन का ग्राफ है। और यहां पे जैसे आप ड्रॉ करोगे तो ना, है ना, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं मिला, क्योंकि एक एक्स के एक वैल्यू के लिए, यहाँ पे एक्स का कुछ वैल्यू होगा x1, एक्स के एक वैल्यू के लिए आपको दो दो वैल्यू मिल रहा है, y1 और y2, फंक्शन नहीं है, है ना। बिल्कुल वैसा कि आप एक टाइम पे दो जगह पे नहीं हो सकते हो, है ना, तो ये फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट ग्राफ ऑफ फंक्शन, ये पैराबोला है। इसीलिए आपने इसे वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x पैराबोला में पढ़ा था, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। गॉट इट ना। ठीक है। तो फिर भी सर पैराबोला को तो आपने देखा होगा कई बार फंक्शन बनते हुए, वो कब होता है। तो वो जब होता है जब सेकंड का ना, सेकंड पार्ट आप देखिए, जब इसे फंक्शन बनाना हो ना, तो इसके हाफ वाले पार्ट को ही लो, सेमी पैराबोला, है ना, तब ये फंक्शन बनेगा। या तो ऊपर वाला सिर्फ लो या नीचे वाला सिर्फ लो, तब ये फंक्शन बनेगा। और ऊपर वाला या सिर्फ नीचे वाले में y को फिक्स करना होगा कि इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, तभी तो ये ग्राफ ऊपर एबव द एक्स एक्सिस ही हुआ, y पॉजिटिव में ही, तब ये आपका फंक्शन बनता है। क्योंकि एक y के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करने पे एक ही जगह पे कट मारेंगे। क्लियर ना। अब थर्ड बताइए फंक्शन है या नहीं। क्यों। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक ही जगह पे कट किया, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक ही जगह पे कट किया, है ना। एक्स एक्स वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, मत भूलना ये, किसी भी ग्राफ में ये बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं, है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन में तो वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करना है, ये बेसिकली, है ना। पांचवा बताइए, तो यस ये एक फंक्शन है ना, एक एक्स एक ही जगह पे कट कर रहा है, एक लाइन एक ही, है ना, तो यस ये फंक्शन है। ये बताइए फोर्थ नंबर फंक्शन है या नहीं। हाँ, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन है, ये फंक्शन नहीं होगा, सेमी सर्कल होगा, ये फंक्शन है। यस, क्योंकि ये एक्स की जगह पे एक ही जगह पे कट कर रहा है और ये नहीं है। आगे बढ़ू मैं। वेरी पक्का क्लियर करते चलना है, देखो ये सब फिर मौका नहीं मिलेगा दोबारा, है ना। तो जो भी कंफ्यूजन या जो भी बातचीत हो, तो आप मुझे बता करके अभी क्लियर कर लेना। आगे बढ़ू मैं, अगले पॉइंट पे आता हूँ। डोमेन रेंज और कोडोमेन, तो डोमेन का तो आपको मतलब समझ में आ गया ना, कि सेट ए का ऑल एलिमेंट, कोडोमेन सेट बी का ऑल एलिमेंट, और रेंज जो जो एलिमेंट एसोसिएट होता है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। डोमेन में मैं मोटे तौर पे, है ना, आपके साथ किसी भी फंक्शन का अगर डोमेन निकालना हो तो मैं डोमेन निकालना भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और डोमेन रेंज पे भी बहुत सवाल आते हैं। मोटे तौर पे आप एक टाइप का ये देखिए, टाइप 1, है ना, कि कोई भी फंक्शन अंडर रूट में हो, अंडर रूट में कुछ भी दे दे, तो इसका डोमेन कैसे निकाला जाएगा। अंडर रूट वाले चीजों को पॉजिटिव होना होता है ऑलवेज। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाए, है ना, तो इसका डोमेन कैसे निकालोगे। बोलोगे कि भाई एक्स कुछ भी हो मुझे नो प्रॉब्लम, बस डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। लॉग का इन्वॉल्वमेंट दिख जाता होगा
कि log ऑफ x आपको कभी दिख जाए, बेस दिख जाए, तो आप क्या बोलोगे कि सर x पक्का ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पे तीन तीन बातें आ जाती हैं, है ना, किसी भी log का इन्वॉल्वमेंट का दिखते हुए। और अब तो आप ITF के भी जानकार हो, अगर कभी आपको साइन इनवर्स x दिख जाए, है ना, तो इसमें फिर डोमेन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर x जो होता है ना वो हमेशा यहाँ -1 से लेकर के -1 के बीच में ही होता है ना। और भी कुछ है लेकिन ये मोटे तौर पे रफली रफली याद रखने वाला, कि इसके अलावा कुछ भी क्रिएट किए जाएंगे, है ना, इसका भी इन्वॉल्वमेंट, इसके अलावा भी इन्वॉल्वमेंट, तो मोटे तौर पे ऐसे ही दिखते हैं, तो ये आपको पहले क्लिक होना चाहिए, है ना। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये डोमेन के कुछ स्पेशल टाइप हो गए, स्पेशल क्वेश्चन हो गए, ITF वाले इधर सारे आ गए, कॉस इनवर्स भी आ जाएंगे, टैन इनवर्स भी, कॉट इनवर्स भी, है ना। उसके बाद मैं चलता हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन, ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट में अपन चलेंगे क्योंकि ये सब काफी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। आपको अगर कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होता है, ए नॉट एक्स टू दी पावर 1 प्लस एन, A1 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस वन अप टू an, जहाँ पे कि A0 A1 A2 A3 ये सब हो गया कोई रियल नंबर, और n जो होगा वो होता है कोई भी होल नंबर, राइट ना, क्योंकि तभी वो पॉलिनोमियल कहलाता है ना। और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है यानी कि a टू दी पावर n जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, तभी वो n डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन यहाँ लिखा हुआ है, ऑलवेज ऑल रियल नंबर होता है, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है ना। और पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आप बाकी चीजों से भी इसे रिलेट करोगे। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, है ना, एंड डिफरेंशिएबल। कभी आप चेक भी नहीं करते हो क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा और हमेशा डिफरेंशिएबल अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है सिर्फ, है ना। लेकिन मैनिपुलेशन करके इसे डिवाइड में कर देगा और अंडर रूट में कर देगा तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा, है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में ऑलवेज रिमेंबर कि इसके डोमेन आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और ऑलवेज कॉन्टिन्यूटी भी आपको चेक करना नहीं होता है, ना ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होता है, क्योंकि ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में अलग अलग टाइप के फंक्शन है, ठीक है। आप सोचो कि अगर मैं बोलूं कि कोई भी फंक्शन में, ये पॉलिनोमियल फंक्शन का ही तो पार्ट हुआ, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर मैं सिंपली कोई ax प्लस बी ले लूं यानी कि x का पावर 1 ले लूं, तो ये लीनियर फंक्शन हो गया, है ना, लीनियर फंक्शन। तो इसका नाम बस पॉलिनोमियल का वही क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक, है ना। और अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल ऐसा ले लूं तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो नाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। उसके बाद पावर 3 हो तो क्यूबिक फंक्शन, पावर 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन, पावर 5 हो तो क्वेंटिक फंक्शन, है ना। एक नया वर्ड होता है बट ठीक है, नॉट यूजफुल, ठीक है। और इन सभी बातों में एक स्पेशल फंक्शन आ गया ना, वो है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में आइडिया, कि अगर सर एफ एक्स इज इक्वल कोई फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट ए ले लो, है ना, और ए कोई भी नंबर हो सकता है, ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी रख दो, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का ना, हर एक फंक्शन का अपना डोमेन होता है, अपना रेंज होता है, अपना ग्राफ होता है। तो कैलकुलस में अगर आपको बहुत अच्छा बनना है ना, तो हर एक फंक्शन का ग्राफ का बहुत बेस्ट आइडिया होना चाहिए, मैं बहुत पहले से भी बोलता था, है ना। किसी भी फंक्शन के ग्राफ को मैं ग्राफिकल क्लास भी एक दिन ले लूंगा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, और कैसे समझते हैं, और ग्राफ से कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मैं वो एक दो क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का ना ग्राफ होगा, और उसका डोमेन होगा, और उसका रेंज होगा, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कांस्टेंट फंक्शन सिंपली कोई नंबर की इक्वल हो गया, है ना।
तो y इज इक्वल एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल ए, कोई भी फंक्शन ऐसा होगा, है ना। ये रहा y इज इक्वल ए का ग्राफ, है ना। ये वाला पॉइंट ए है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा, बताइए। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल नंबर सर, एक्स की जगह पे कुछ भी रख दो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक्स है ही नहीं। और व्हाट अबाउट रेंज, रेंज क्या होगा किसी भी कांस्टेंट फंक्शन, यानी एफ एक्स इज इक्वल ए वाला, ए कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5, कुछ भी नंबर सोच लो आप, है ना। तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब होता है वाई, वाई के बारे में डिस्कशन करना। तो बताइए वाई क्या होगा इस कांस्टेंट फंक्शन का, रेंज क्या होगा बेसिकली। नहीं, ए होगा, वाई इज इक्वल ए नहीं दिख रहा है। तो किसी भी फंक्शन का ना, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का रेंज एक वैल्यू होता है ना। क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, ये बस एक्स की जगह कुछ भी रख दो, है ना। एक्स की जगह पे कुछ भी रख दो, वाई तो यही रहना है, चाहे 1 रख दो 2 रख दो 3 रख दो 4 रख दो 5 रख दो, एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बट वाई केवल और केवल ए वैल्यू, है ना। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन समझ लीजिए ऑल रियल नंबर, रेंज एक पर्टिकुलर नंबर होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है ना। और कांस्टेंट फंक्शन का कमाल ये होता है कि अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है ना आपका, ठीक है, जैसे मैं बोल दूं एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो इस x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पूछ लो, 2025, वो भी सेम होगा, एफ ऑफ जीरो के सेम होगा, एफ ऑफ वन के सेम होगा, मतलब कुछ भी रख लो, पाई के, ई के, है ना, कोई भी रियल वैल्यू रख लो, वो हमेशा सेम होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ही क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल 3, और 3 का मतलब एक्स टू दी पावर 0, तो एक्स की जगह कुछ भी रखो इसको तो वन ही बना देगा ना, समझ रहे हो ना। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन में आपको हमेशा वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछेगा ना, तो आपको पहले खतरनाक वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाता है, 2025 2024 कुछ भी आ गया, आप समझ जाना कि अगर कांस्टेंट है तो काम आसान होने वाला है ना। जैसे कि, बिल्कुल, जैसे कि ये देखिए आईआईटी जेई का पूछा हुआ सवाल, है ना, फाइंड एफ ऑफ 2024। तो अब एक बात तो आप समझ गए ना कि इस फंक्शन में सर डायरेक्टली एक्स की जगह पे 2024 रखने से तो काम बिल्कुल नहीं बनने वाला है ना। हाँ, और इसका कोई मीनिंग भी नहीं हो पाएगा, ना ही अपन इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो पक्का ये फंक्शन हो सकता है कि कांस्टेंट हो, सिंप्लीफाई करके देखा जाए, है ना। तो ये जो फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल, वह है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है ना, बस पावर का इंटरचेंजेस कर दिया किसी ने, है ना। तो सर टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं, अगर पावर सेम सेम रहता तो कट जाता, नहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं। यानी बेसिकली मुझे ये देखना है कि अगर ये कांस्टेंट फंक्शन होगा ना तो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम सेम होगा, तो यानी इसे प्रूफ करना है ऐसा कुछ। तो आप किसी एक को सॉल्व करो और ये नीचे वाले को प्रकट कर लो, या ऊपर वाले को सॉल्व करो नीचे ले आओ, या नीचे वाले को सॉल्व करो ऊपर वाले में बदल लो, है ना, ऐसा ही कुछ। तो अब बताइए, इसको अगर मैं देखूं तो ये cos का पावर 4 है और ये cos का पावर 2 है और ये sin का पावर 4 है। तो इसको आप ऐसे करो कि cos का स्क्वायर ही रहने दो, और sin के स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हो 1 - cos² x का होल स्क्वायर, समझे क्या, क्योंकि एक साइन, और उसके बाद फिर ये साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो अभी के लिए, और ये हो गया 1 - 2 cos² x प्लस cos टू द पावर 4x, है ना। जब ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे तो क्या बन गया बच्चा, निगेटिव का -cos² x प्लस का 1 प्लस cos टू द पावर 4x,
अब ये बताइए, ये 1 - cos है, ये तो साइन स्क्वायर बन गया सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इस फंक्शन का सेम सेम हो गया सर, है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x ना, इसी के इक्वल है। जस्ट अ सेकेंड, है ना, ये इसी की इक्वल है। जब ये इसी की इक्वल ही है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x, और ये कैंसिल आउट हो गया। ओवरऑल एफ एक्स फंक्शन 1 की इक्वल। तो एफ एक्स फंक्शन अगर 1 की इक्वल है तो एक्स की जगह पे आप कुछ भी पुट करो, 2024 पुट करो या 2023 पुट करो या 2025 पुट करो, ये ऑलवेज 1 ही आएगा। यस और नो, इजी। और ये जेई का सवाल था, हमने अपने मन से 2024 पुट कर दिया, है ना। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन में आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, है ना, क्योंकि ये फंक्शन दे देगा और इस फंक्शन में आपको पूछेगा बताओ ये कॉन्टिन्यूबस है या नहीं, है ना। तो आप तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने लग जाओगे, है ना। तो पहले सिंप्लीफाई करके देख लेना चाहिए कि ऐसा कुछ तो नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूअस या ऐसा कुछ। हम्म, आगे बढ़ूं मैं। वेरी गुड। जैसे ये देखिए, मॉडुलस फंक्शन भी जो होता है ना, गौर फरमाना, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। मॉडुलस फंक्शन भी एक पर्टिकुलर इंटरवल में, नॉट ऑलवेज, एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है ना। अगर आप x में देखोगे इस फंक्शन का, आप ग्राफ ड्रॉ करोगे 1 to 5, है ना, तो ये एक कांस्टेंट नंबर की इक्वल बन जाता है। यानी मॉडुलस फंक्शन एक स्पेशल इंटरवल में, नॉट ऑलवेज, लेकिन एक स्पेशल इंटरवल में ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है ना। तो जरा आपको क्या इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, कांस्टेंट मॉडुलस फंक्शन का? नहीं, और +5 भी तो है। क्या आपको ड्रॉ करना आता है बच्चा? तो मैं स्किप करूं, नहीं आता है तो मैं याद कराते चलूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये सब। बताइए, बता दूं मैं? चलिए देखिए, मॉडुलस फंक्शन या मॉडुलस इक्वेशन, ये सब सब का सब आपको एक ही जैसा फील देता है, ठीक है। एक ही जैसा इसका काम होता है। ये जो मॉडुलस फंक्शन है ना, इस फंक्शन में ग्राफ बनाना हो या इक्वेशन सॉल्व करना हो या इनइक्वालिटी सॉल्व करना हो या बेसिकली इंटीग्रेट भी करना हो, वो जो आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेट करते हो, उन सबका एक ही लॉजिक होता है, एक ही फंडा होता है कि इस मॉडुलस फंक्शन में जो जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है ना, और वो आपका कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल 5। तो बेसिकली ये मॉडुलस फंक्शन ना नंबर लाइन को टोटल 3 पार्ट में बांट रहे हैं, ये 2 पॉइंट। देखिए नंबर लाइन को, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये दिख रहा है फर्स्ट पार्ट, इसको अपन फर्स्ट केस ले लेते हैं। ये सेकंड पार्ट, इसको सेकंड केस ले लेते हैं। और ये थर्ड पार्ट, इसको अपन थर्ड केस ले लेते हैं, ठीक है। और हमेशा केस वाइज ओपन करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में कह रहा है कि x ना 1 से छोटा है, 1 से छोटा वाले सारे नंबर हो गए ये फर्स्ट पार्ट, है ना, फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में क्या है कि x जो है ना सर वो 5 से 1 के बीच में, है ना, इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हो। और थर्ड केस में सर x जो है ना आपका 5 से ग्रेटर है। तो हर एक केस में मॉड अलग अलग ओपन होते हैं, इसलिए अलग अलग केस बनाया जाता है। अब आइए फर्स्ट केस को ओपन करके ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट केस में इस बातों का ध्यान रखना है कि x ना 1 से छोटा है, राइट। x जब 1 से छोटा होगा तो ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये ओपन कैसे होगा, बस ये सोचना होता है, ओपन कैसे होगा, है ना। तो x की जगह पे ना यहाँ पे अब समझना कि अब मैं ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि मॉडुलस को डायरेक्टली तो सॉल्व ही नहीं कर सकते विदाउट ओपनिंग। तो अब ये सोचना कि ये मॉड को अब ओपन करना है, तो x की जगह पे कोई भी नंबर सोचो जो कि 1 से छोटा हो, है ना। तो 1 से छोटा रखने पे
आप अगर कोई भी नंबर बस 1 से छोटा होना चाहिए, कोई भी, मतलब वो मैं अभी अभी कंप्लीट करने दीजिए। और उसके बाद मैं पूछूंगा कि नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, बताइए क्या आया, नेगेटिव। एक्स की जगह पे जब आप 1 से छोटा कोई भी वैल्यू रखे या नेगेटिव आया, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल बेसिक ये डेफिनेशन होता है कि अगर किसी भी मॉडुलस फंक्शन में ना, है ना, मॉडुलस फंक्शन में अगर पता चल जाए, ये मॉडुलस ऑफ एक्स के बारे में आपको ये जरूर याद रखना है कि अगर एक्स ना निगेटिव है ना, तो ये माइनस एक्स हो जाता है, आपको ये बात याद है क्या? और एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये प्लस एक्स होता है। तो ये एक्स से छोटा रखने पे ये निगेटिव हो गया, तो निगेटिव हो गया इसका मतलब ये मॉडुलस ना निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, बस इतना ही रोल होता है कि निगेटिव या पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। अब क्लियर हुआ? बताओ। हेलो, पक्का ना? अब बताओ इसमें ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 ये निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा या पॉजिटिव के साथ? नेगेटिव के साथ। वेरी गुड, लॉजिक पता है ना आपने कैसे सोचा, कैसे किया। तो ये, हाँ, ये एफ एक्स फंक्शन सिंप्लीफाई होने के बाद ऐसा बन गया, +1 -x+5, और ओवरऑल ये एफ एक्स हो गया किसकी इक्वल, -2x+6 के इक्वल, राइट। ये हो गया केस 1। अब केस 2 में चलते हैं। केस 2 में x कहां से कहां के बीच में होगा, 5 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो 5 से 1 के बीच का कोई भी नंबर सोचो और यहाँ पे पुट करो और चेक करो कि ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है या पॉजिटिव। तो ये मॉडुलस पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ, गॉट इट। और इसमें फिर सेकंड वाले पार्ट में आ जाइए, इसमें आप x की जगह पे क्या करो, 5 से छोटा 1 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो, तो आपको ये कैसे ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ, बस ओपन हो गया। और वो ओपन क्यों हो रहा है, इसके वजह से आज ये ऐसा है, इसीलिए आज ऐसा ओपन हुआ। तो एफ एक्स फंक्शन आपके पास दिखेगा x-1 -x+5, और x से x कैंसिल हो गया। देखिए मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि मॉडुलस फंक्शन भी एक पर्टिकुलर इंटरवल में एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है ना, दिखा आपको। और वो पर्टिकुलर इंटरवल दिखा क्या, ये है 1 से लेकर के 5 तक वाला, में ये कांस्टेंट फंक्शन होगा y = 4, है ना। मतलब कुछ भी रखो x की जगह पे, लेकिन 1 से 5 के बीच में कुछ भी रखो वो 4 ही देगा, है ना। एग्जैक्टली exactly आप ऐसे ही केस 3 को ओपन करोगे, केस थर्ड को, ठीक है। केस थर्ड में x greater than 5 है, x greater than 5 है, तो एफ एक्स फंक्शन कैसा दिखेगा, दोनों पॉजिटिव, क्या कहते हो, ये भी पॉजिटिव ओपन हो गया, ये भी पॉजिटिव ओपन हो गया, ओवरऑल अपने पास मिला 2x-6, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल 2x-6 मिला, और यहाँ पे ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल माइनस कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट वाले में, तो ये भी 2x-6 ही दिखता है। आया समझ में, एक प्लस में और एक माइनस में और एक कांस्टेंट। तो इस फंक्शन का ग्राफ मैं ड्रॉ करूं फिलहाल, कंप्लीट ग्राफ। मुझे तो हालांकि 1 से 5 तक ही देखना था, काम तो बन गया, लेकिन इस बहाने से कुछ सीखा जाए ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस। अब इस फंक्शन में ना आपको सभी वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है, क्रिटिकल पॉइंट पे ध्यान देना है, 1 पे, ये रहा सर 1, और ये रहा सर 5, है ना, 1 और 5 पे ध्यान देना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का ये तरीका कि x की जगह पे जब आप एग्जैक्टली 1 पुट कर दोगे तो y क्या मिला, 4, हाँ या ना, यस और नो बताइए। x की जगह पे आप 1 पुट करोगे तो y 4 मिला, ये रहा 4, ये मिलेगा। और जब आप x की जगह पे 5 भी पुट करोगे ना, तो भी y 4 ही मिलेगा, है ना। और ये फंक्शन ये देखिए, ये 2x-6 है, मतलब इसका स्लोप कितना है, 2, यानी कि ये ऑब्ट्यूज कौन सा एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल बनाएगा बताइए, 2x-2 के साथ,
एक्यूट एंगल बनाते हुए जाएगा कुछ ऐसा लाइक। तो ये रफली ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया 2x-6 का। तो जैसा ग्राफ ये है उसी का निगेटिव स्लोप है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा होगा, समझे क्या, ये ऐसा, और बीच में सर स्ट्रेट लाइन होगा। तो दिस इज द, ये बोट शेप का जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, बाल्टी शेप का, बकेट शेप, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो इसमें तो मैं क्या दिखाना चाह रहा था, मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि देखो 1 से 5 के बीच में ना एक कांस्टेंट फंक्शन है ये, है ना, ठीक है। तो 1 से 5 के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, ये इसका कोई भी वैल्यू वही होगा 1 से 5 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ू मैं। इसके बाद हमेशा किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ या मॉडुलस इक्वेशन या फिर इंटीग्रल में, डेफिनेट इंटीग्रल में मॉडुलस का एक सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में, है ना, लिमिट ब्रेक करने वाले प्रॉपर्टीज नंबर 3 पे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना आप एक दो क्वेश्चंस पे। अब जैसे कि ये देखिए, ये जेई एडवांस का सवाल है, ये भी, ये बहुत स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन है ना, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। और जेई में सवाल था कि एफ एक्स इज इक्वल ये फंक्शन है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ, ऐसा था 1996। तो ऑब्वियस है ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका वैल्यू वही कांस्टेंट नंबर ही होगा, है ना। बहुत प्यारा, देख ली कितना स्पेशल फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, इसीलिए हमने लिखा है स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन। साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3, फिर कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, है ना। तो ये बहुत स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन है, ये इसकी वैल्यू को देखते हैं, है ना। इसको याद रखना चाहिए एज अ रिजल्ट, एज अ फॉर्मूला इस फंक्शन को। तो सबसे पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा ना, क्योंकि पावर 2 है और उसके साथ साथ यहाँ पे cos a प्लस बी, और यहाँ पे मतलब sin a प्लस बी cos a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। तो मैं सिंप्लीफाई कर दूं, है ना। देखिएगा सिंप्लीफिकेशन ढंग से, है ना। ये साइंस तो बेसिकली फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें कि आप सभी चैप्टर को पढ़ सकते हो, ट्रिगो हो गया, कैलकुलस हो गया, सब कुछ यहीं आ जाता है ना। अब देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करना है और उसके बाद फिर x प्लस पाई बाई 3, तो x प्लस पाई बाई 3 यानी कि साइन ए प्लस साइन बी अप्लाई कर देता हूँ और होल स्क्वायर लगा देता हूँ, है ना। तो ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का पावर 2 कंप्लीटली, और ये हो गया कॉस एक्स, और इधर क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी, याद आया फॉर्मूला, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ। वेरी गुड। अब इसके वैल्यू को देखते हैं, ये तो साइन स्क्वायर एक्स को रहने दो सर, और यहाँ पे आ गया ये साइन एक्स ऐसे ही, और कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60 डिग्री, है ना, 1/2 लिख लिया चाहे, 1/2 साइन एक्स प्लस साइन 60 डिग्री √3/2, और इसका होल स्क्वायर ओपन करना है। और उसके बाद सर यहाँ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये कॉस एक्स है और ये कॉस, और कॉस पाई बाई 3 कितना हो गया, फिर से 1/2 कॉस पाई बाई 3 बच्चा, कॉस पाई बाई, यानी कि कॉस 60 डिग्री 1/2, तो ये हो गया 1/2 कॉस एक्स, और माइनस साइन एक्स, और ये हो गया साइन पाई बाई 3 यानी कि √3/2, है ना, √3/2 साइन एक्स। अब इसके होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, मैं खुद पहले बता दिया आपको, है ना, एग्जाम में नहीं बताया था, बच्चे को करना था ये। तो ये हो गया 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स, क्या कहते हो, और उसके साथ साथ फिर प्लस में 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर है। और यहाँ पे हो गया 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स, राइट ना, और माइनस का हो गया, है ना, हाँ, √3/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बहुत ध्यान से आप देखोगे तो, हाँ, ये 2 से 2 तो पहले निपटा दिया,
तो ये हो गया रूट टू साइन कॉस, है ना। अब ये हो गया आपका साइन और साइन ऐड हो जाएगा, तो ये 3 और ये हो गया आपका 1/4, कितना हो गया 5/4 साइन स्क्वायर एक्स। और ये कॉस, ये वाला कॉस और ये वाला कॉस, ये 3/4 है और ये 1/2 है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी बन गया 5/4 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। कॉमन ले लीजिए तो आपका आ गया ये ओवरऑल 5/4, समझे। यानी कि ये कंप्लीट फंक्शन तो सर झलावा था, दिखावा था, ये तो ओवरऑल 5/4 की इक्वल था। तो अगर जेई कुछ भी पूछ ले, जेई मेन में अब ये सब सवाल बहुत जरूरी हो गए, कुछ भी पूछ ले, 2024 पूछ ले, 3 पूछ ले, सबका वैल्यू यही होने वाला है ना। कंपोजिट फंक्शन भी करके पूछ ले तो सबका वैल्यू यही होने वाला है। क्लियर है ना, याद रहेगा ना, नॉट वेरी डिफिकल्ट, इजी, वेरी गुड। अब चलते हैं अलग अलग टाइप के फंक्शन पे। रैशनल फंक्शन वही बेसिकली कि सर ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे एक पॉलिनोमियल, बस एक ही बात का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, बस बस और कुछ नहीं है ना। डिनोमिनेटर बस कुछ भी हो, जैसा डिनोमिनेटर जीरो की इक्वल नहीं हो सकता है ना। रैशनल फंक्शन। अब डोमेन ऑफ अ फंक्शन में मैंने आपको बोला था ना कि अभी मोटे तौर पे मैं रूट अंडर ये और ये वाला टाइप का फंक्शन दिखा देता हूँ। डोमेन निकालना आपका आता है क्या, सबका डोमेन निकालना है ना। बहुत आसान काम है, बताओ इस फंक्शन का पक्का, अगर नहीं आता है तो सीख लेना, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट काम है और बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वेरी गुड, इसको मैं गायब करता हूँ, इसका बताइए। हम्म, वेरी गुड। दोनों में किसका किसका ये तो बता दो, मुझे लिखवा दो, कैलकुलेशन बाद में करना कि किसका क्या कंडीशन होगा, कौन ग्रेटर। वेरी गुड, बस यही मेरे को सुनना है, इक्वल भी हो सकता है क्या, ओनली ग्रेटर देन या इक्वल या दोनों। वेरी गुड, ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ऐसे ही पूछेगा ना एग्जाम वाला आपसे, मैं पूछता हूँ तो घबराना मत, जवाब देना जो तुम्हें लगता है ना। और बताइए दूसरा क्या, कौन वाला बताइए लिखवा करके। x² - 4 ग्रेटर देन जीरो, बता सकते हो आप क्यों, लॉजिक। बट वाई ग्रेटर देन जीरो बच्चा, अंडर रूट में तो है नहीं वो, नहीं। x² - 4 अंडर रूट में नहीं है, अंडर रूट सिर्फ ऊपर में ही है, ओनली नॉट इक्वल जीरो, समझे। पॉजिटिव निगेटिव तो हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है, अंडर रूट में रहे तो निगेटिव नहीं होने देंगे। तो डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में सर कुछ भी हो, जीरो नहीं हो सकता है, बस। और इन दोनों को आप सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन, पक्का ना, कंफ्यूजन क्लियर हुआ, जो हमने सबसे पहले आपको बता यहाँ पे बताया था। मोटे तौर पे अपने पास यही सब फंक्शन दिखेंगे, यही सब। हमने ऊपर के बारे में कुछ बोला क्या, नेगेटिव कुछ बोला क्या, बस बोला डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। कुछ भी हो डिनोमिनेटर में अगर कोई भी आ गया तो नॉट इक्वल टू जीरो रहेंगे, ठीक है। चलो तो इसको आप फिर सॉल्व कर लेना, बताओ इसका एक आंसर अभी सॉल्व करके, रफ वर्क कर। हम्म, x² - 3x + 2, ये अंडर रूट में है ना। तो अंडर रूट में होने की वजह से ये ग्रेटर देन जीरो होता और इक्वल टू भी जीरो, लेकिन डिनोमिनेटर में होने की वजह से तो इसका दो तरीका, या तो आप ऐसे बोल दो और फिर बाद में जाकर के बोलो कि अच्छा अच्छा ये वाले कंप्लीट चीज ना जीरो के इक्वल नहीं होगा, है ना। और तब जाकर के दोनों को सॉल्व करो।
तो इसीलिए इन दोनों के बदले आपका कॉमन सेंस कि आप डायरेक्ट बोल दो कि ठीक है, अगर इसका स्क्वायर ना जीरो नहीं है तो वो भी जीरो कैसे होगा, तो ओनली ग्रेटर देन जीरो लेकर के सॉल्व कर, है ना। यहाँ पे ये हो गया। और कभी कभी अगर आपको ये नहीं चमकेगा, ये आइडिया नहीं आएगा ना, तो पहले वाले स्टेप से चलिएगा हमेशा, है ना। क्योंकि पहला मेथड साफ साफ बता रहा है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, अंडर रूट में होने की वजह से पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर में कंप्लीट है इसलिए नॉट इक्वल जीरो। और इन्हीं दोनों का तो ये कॉमन है, इन्हीं दोनों का तो इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर एग्जैक्टली चमक जाएगा। ये वेवी कर्व मेथड से फैक्टराइज करना, साइन स्कीम, ये सब पक्का कॉन्फिडेंस है ना, बहुत अच्छे से, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। तो यहाँ से अपने पास x के दो वैल्यू आ गए, एक 1 और दूसरा 2। फिर यहाँ पे आप पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव करोगे, है ना। ग्रेटर देन जीरो है तो x बिलोंग्स टू, बताइए कहाँ से कहाँ तो हो गया, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1, है ना। बताओ ओपन इंटरवल दूं या क्लोज इंटरवल दूं। वेरी गुड, ऐसे ही होता है ना ओपन। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, बताओ 2 पे ओपन और इनफाइनाइट तो ऑलवेज ओपन, बी इज द राइट। समझे ना, इजी। तो ऐसे बहुत सवाल आपको होमवर्क में ट्राई करने, इसको ट्राई करना आप होमवर्क पक्का। अंडर रूट अलग अलग करना या कंप्लीट अंडर रूट में जो बैठा, नहीं अंडर रूट अलग अलग कैसे कर सकते हैं बच्चा, गलत बात। जैसे ये तो पाप हो जाएगा मैथ्स की दुनिया में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अंडर रूट में जो भी बैठा है कंप्लीट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लो, और उसके बाद फिर उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। दिक्कत होगा, अगर नहीं होगा तो आप मुझे जरूर बताना, है ना। मॉडुलस फंक्शन के बारे में तो आपको आइडिया है ना। ठीक है, ये है इसका बेसिक आइडिया, और अभी अभी हमने एक सवाल भी दिखाया, है ना। उस सवाल पे आप जरूर ध्यान रखना कि कैसे मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस इक्वेशन, मॉडुलस इनइक्वालिटी सबका इलाज है ये, है ना। अब इसका ना, जब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो इसका ग्राफ, डोमेन, रेंज सब सीखते हैं। इसका आप ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है, बिल्कुल। इसका भी आप ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ, डोमेन, रेंज, क्योंकि ये फंक्शन है तो ग्राफ, डोमेन, रेंज हर वक्त, है ना। इस भी फंक्शन का ग्राफ, डोमेन, रेंज, ये भी, ये भी, छठा भी, ठीक है। इस पे चलते हैं। For what value of x following inequalities are true, यानी कि इसको सॉल्व करना है बेसिकली, है ना। देखिए कितना क्लासिकल सवाल है ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन जेई ऐसे ही क्लासिकल सवालों को और बातों को पूछता है। बताइए x क्या होगा, कैसे निकालोगे, बताएं आप। हम्म, लेकिन वो उसी की इक्वल है, खोल के देखो। है ना, निगेटिव करोगे तो भी वही हो जाएगा। तो x का क्या वैल्यू होगा, तो ये आ गया बेसिक फंडामेंटल पे, ध्यान से समझना कि अगर कभी मॉडुलस x को मैं बोल दूं कि ये x की ही इक्वल है, तो आप क्या समझोगे। नहीं, नहीं चमका, चलो कोई बात नहीं, मैं पूरी बातों को दिखाता हूँ। मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स की इक्वल होता है, और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स की इक्वल होता है। और मॉडुलस ऑफ एक्स अगर एक्स की इक्वल होता है तो एक्स क्या होता है, जीरो या जीरो से, और माइनस एक्स के होता है तो एक्स क्या होता है। अब इसमें से ना सिर्फ ये एक पार्ट पूछा कि मॉडुलस ऑफ एक्स अगर एक्स की इक्वल है तो आप क्या समझते हो, आया समझ में। हाँ, कि सर एक्स पक्का जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा, यही तो मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था। तो आज सेम है ना, मॉडुलस ऑफ समथिंग इज इक्वल वही थिंग। हाँ, तो आप इसको क्या समझोगे, अच्छा ऐसा तभी पॉसिबल है जब 2x - 3 ना जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा तब। हाँ बट ये क्लिक नहीं करेगा ना, यही यही मैं इसी पे काम करा रहा हूँ कि ऐसा देख के ऐसा लिखना आना चाहिए, है ना। तो यहां से हो गया अपने पास 2x इज ग्रेटर देन, ओवरऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आया समझ में, सवाल का जवाब मिला।
3/2 से ग्रेटर कोई भी नंबर रखोगे तो ये इसकी इक्वल होगा, उससे छोटा रखोगे तो निगेटिव की इक्वल होगा, है ना। इसको ट्राई कर लेना, बहुत बेसिक सा सवाल है, इसको भी आप कर लेना, ये सब बहुत बेसिक बेसिक हमने डाल दिया। ये देखिए, ये सॉल्व करना, बहुत बढ़िया सवाल है ना। क्वाड्रेटिक भी है, अंडर रूट भी है, और मॉडुलस भी है, और इक्वल टू 0। तो सॉल्व करना है कि x का क्या वैल्यू होगा, है ना। अब सोचिए, अब इसी को कहते हैं ना, फंक्शन तक आते आते बच्चे को मतलब नेक्स्ट लेवल में सोचना हो जाता है ना। कि ये मॉडुलस ऑफ एक्स ना क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है ना, कभी निगेटिव नहीं होता है वो। मॉडुलस खुद अंदर में निगेटिव पॉजिटिव रखता है, और ये भी एक्स स्क्वायर है ना, ये भी आपका ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है, और अंडर रूट भी आपका ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन होता है, मैं दिखाऊंगा कैसे क्यों। और ये कह रहा है कि 3 पॉजिटिव फंक्शन को ऐड करने पे 0 आ रहा है, राइट ना। 3 पॉजिटिव फंक्शन को ऐड करने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब तीनों एक साथ 0 होगा, नहीं। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस भी 0 हो जाएगा, एंड वर्ड का मतलब समझते हो ना, ये भी एंड ये भी एंड ये भी साइमल्टेनियसली, तीनों का तीनों 0 होगा, तभी ऐसा पॉसिबिलिटीज है ना। तो अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं। तो यहां से आगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0, तो एक्स एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0, तो एक्स इज इक्वल प्लस माइनस 1, चलेगा क्या। और यहाँ से आगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0, यानी x इज इक्वल 1। और यहाँ से ये अंडर रूट खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर मानी कि इतना आ गया, और फैक्टराइज किए तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 2 और x इज इक्वल 1। बताइए आंसर क्या होगा। केवल और केवल 1, है ना, क्योंकि यहां से भी 1, यहां से भी 1, और यहां से भी 1, है ना। हमने क्या बोला, साइमल्टेनियसली, एक साथ। और ये इक्वेशन अगर आपके सामने फर्स्ट टाइम आता है ना, आपको मेथड ही नहीं मिलता है इसको कैसे सॉल्व करना है ना। तो इसको बेसिकली हमने सॉल्व किया लॉजिक से, और ये सब फंक्शन की वजह से आ पाता है। क्लियर है। वेरी गुड, अभी बहुत काम आपको इसी स्लाइड में मिल चुका है, और बोर्ड एग्जाम पे भी फोकस कीजिएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में कुछ बताना तो नहीं है, बेसिक है। हाँ, लॉग का प्रॉपर्टीज और लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉग के यूज से इस फंक्शन का डोमेन निकालना। अगले दिन मैं डोमेन पूछूंगा, चेक तो नहीं करूंगा, मैं रफ वर्क में पूछूंगा कि आपने निकाला या नहीं निकाला सबका, इसका भी डोमेन निकालना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना क्या करना है, इसका भी डोमेन निकालना है। लॉग फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। और लॉग फंक्शन में बेसिकली क्या है, देखो मोटे तौर पे ये याद रखना है कि y इज इक्वल, कभी भी log x बेस a हो ना, तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पॉइंट, कि x ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगा, इक्वल नहीं होता है ना। और a भी ऑलवेज 0 से ग्रेटर होता है, इक्वल भी नहीं होता है, राइट। और a कभी 1 नहीं होता है, बस इन 3 बातों को याद रखना है फॉर डोमेन। कुछ भी आ जाए लॉग के बगल में, कोई भी दिख जाए, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको याद रखने का तरीका तो मैं कहता हूं कि लॉग माने लोग, है ना। और लोग जो होते हैं ना, अपने अगल बगल में हमेशा पॉजिटिव लोगों को ही बैठाते हैं, समझ गए, भले वो खुद क्यों ना निगेटिव, ठीक है। खुद लॉग निगेटिव हो सकता है, लेकिन अपने अगल बगल में, यानी कि एक्स और ए और बी जहां है, वहां पे कभी बेस निगेटिव नहीं हो सकता है। इस बातों का ध्यान रखिए। क्लियर रहेगा। वेरी गुड, आगे बढ़ूं मैं। तो इन्हीं सभी बातों का यूज करके, अब जैसे ये देखिए, इस फंक्शन का डोमेन निकालना था, तो डोमेन कैसे निकलेगा सर। तो सबसे पहले सर, ये अगल बगल वाले लोगों को पॉजिटिव रखना होगा इसे, तो इसको पॉजिटिव बना दो और इसको पॉजिटिव बना दो, दोनों को सॉल्व कर लो, आगे आंसर, है ना। एग्जैक्टली ये सर, ये इसमें 3 कंडीशन होगी, बताइए कौन कौन।
हाँ, लिखवा दो मुझे। जैसे मैं ऐसे लिखवाता हूँ ना कि ये ग्रेटर देन नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, वैसा लिखवा दो। ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट। वेरी गुड, ग्रेट। और और कुछ है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए? लिखवा दो मुझे। ग्रेटर देन जीरो क्यों? वेरी गुड। पक्का ना? ये बस बोलने का ही मिस्टेक था ना, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं था? वेरी गुड, चलो ग्रेट। इन तीनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मैं कर दूं या आप कर लोगे घर पे ये सब? नहीं होगा तो फिर मैं करूंगा, ताकि जेई के भी प्रॉब्लम के साथ में करूंगा, है ना। इसमें भी सेम काम करना है, इसमें भी सेम। ये भी देखिए, डोमेन है तो डोमेन निकालना है। लॉग के अंदर लॉग है, लॉग के अंदर लॉग है, लॉग के अंदर लॉग। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, है ना। इतने सारे फंक्शन का आप जरूर होमवर्क कंप्लीट करना, ठीक है। मिलते हैं आज के, इतना ही रखते हैं आज का छोटा सा ही क्लास, 1 घंटे का ही। अगले क्लास में मिलते हैं। क्लियर है? वेडनेसडे को नहीं, कल नहीं, वेडनेसडे को मैं फ्री हूँ, छुट्टी है। तो फंक्शन में थोड़ा सा इतना करना आप हल्का फुल्का, ताकि मैं और नेक्स्ट स्टेप में रहूँ, नेक्स्ट स्टेज में रहूँ, ताकि ये जो बेसिक बेसिक वाला डोमेन का अच्छे अच्छे सवाल प्रैक्टिस कर लेना आप, है ना। और यहाँ से भी मतलब कोर कॉन्सेप्ट, नया सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है, अगर कोर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो कोई नहीं हिला सकता। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कुछ भी हो जाए तो इंस्टेंट सोच लोगे ना, है ना। ठीक है। इस हमेशा इस बातों पे काम कीजिएगा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा रहना चाहिए, है ना।